में जो पढ़े थे लूसेंट बुक में हिंद यूनानियों को पढ़े थे, हिंद यूनानी के बाद जो है शक को पढ़े थे, है ना। इतना पढ़ लिए थे। आज का क्लास में हम लोग शुरू करेंगे पल्लव और कुषाण, और इसको हम लोग कर देंगे आज कंप्लीट। तो ये पल्लव के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस करें ना, पल्लव के बारे में ज्यादा कोई विशेष जानकारी नहीं है। पल्लव के बारे में केवल इतना ध्यान रखिएगा, ये आए थे कहाँ से? ईरान से, है ना। ये कहाँ से आए थे? ईरान से। इतना ध्यान रखिएगा, पल्लव वंश के जो लोग थे वो भारत में कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। इतना डिस्कस आप लोग इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावे हम लोग देख लेते हैं कुषाण को। किसको देख लेते हैं? कुषाण। कुषाण इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा एग्जाम में। कुषाण के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये कुषाण पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची एक तोखरी भी कहलाते हैं। ज्यादा कोई विशेष जानकारी नहीं है, इतना ध्यान रखना है कि हम लोग पल्लव के बाद जो भारत में आए वो कौन आए? कुषाण आए। और इस कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। क्या क्या कहलाते थे? यूची और तोखरी। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। यूची नामक एक कबीला जो था वो 5 कुलों में बटा था, उन्हीं में से एक कुल थे कुषाण। पल्लव के बाद जो भारत में आए ना, तो ये यूची एवं तोखरी कहलाते थे। कि ये क्या कहलाते थे? यूची और तोखरी। उसी में आगे कंटिन्यू है, यूची नामक एक कबीला। यूची नामक एक कबीला जो था 5 वर्गों में बटा हुआ था। यूची नामक कबीला कितने कुलों में बटा था? कुल बोलो वर्ग बोलो, है ना। कुल 5 कुलों में बटा था, उन्हीं में से एक कुल जो था वो कौन था? कुषाण था। कुषाण वंश के संस्थापक, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, कुषाण वंश के संस्थापक जो थे वो कुजुल कड़फिसेस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस जो थे वो कुषाण वंश के क्या थे? संस्थापक थे। कुजुल कड़फिसेस। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ। कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी शासक और बड़ा महान शासक हुआ वो कौन हुआ? कनिष्क हुआ था। इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, कनिष्क से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है ना। सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? कनिष्क हुआ। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। बेहद इंपॉर्टेंट है, लाइन है, इसको अंडरलाइन कीजिए। सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा, कनिष्क की जो पहली राजधानी थी उसको हम लोग बोलते थे पुरुषपुर या पेशावर। पुरुषपुर या पेशावर। जबकि दूसरी राजधानी, कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थे? मथुरा। दोनों ध्यान रखिएगा, कुषाणों की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो पुरुषपुर या पेशावर था, है ना। जबकि दूसरी राजधानी कहाँ थे? मथुरा। मथुरा के बारे में कल भी डिस्कस किए थे। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थली है ना। यही मथुरा में दूसरी राजधानी थी किसका? कुषाण वंश का। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। कनिष्क जिस वर्ष गद्दी पर बैठा था, यानी जिस वर्ष उनका राज्याभिषेक हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क का राज्याभिषेक यानी गद्दी पर वो किस वर्ष बैठा था? 78 ईस्वी में। जिस वर्ष वो गद्दी पर बैठा था, जिस वर्ष वो राज सिंहासन उसका हुआ था, उसी वर्ष उन्होंने एक संवत चलवाया था जिसको की कहा जाता है? शक संवत। क्या कहा जाता है? और इसी शक संवत के आधार पे भारत सरकार का जो कैलेंडर है वो प्रयोग में लाया जाता है। भारत का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है? इसी शक संवत पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, है ना। भारत का कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। और ये शक संवत की शुरुआत किसने करवाया था? शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने जिस वर्ष की वो राज सिंहासन पर बैठा था, अपना राज्याभिषेक कराया था, उसी वर्ष उन्होंने एक संवत चलवाया था जिसको कि शक संवत कहा जाता है। और इसी शक संवत के आधार पर भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो प्रयोग में लाया जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पीछे भी पढ़े थे। चतुर्थ बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति हुआ था, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। और ये कुंडलवन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर में है।
और किनके शासनकाल में, इसी कनिष्क के शासनकाल में और वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। क्लियर है? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किनके शासनकाल में हुआ था? शासनकाल पूछा जाएगा तो कनिष्क करेंगे, अध्यक्षता पूछा जाएगा तब वसुमित्र करेंगे। ठीक है, शासन किनके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कहां पर हुआ था? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। देखो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, एक है कुंडग्राम, एक है कुंडग्राम जो वैशाली में है, और इस कुंडग्राम में भगवान महावीर स्वामी का जन्मस्थली है ना, कुंडग्राम। और ये कुंडग्राम कहां पर है? वैशाली। और दूसरा है कुंडलवन, और ये कुंडलवन कहां पर है? जम्मू कश्मीर। इसी कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। किनके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। और अध्यक्षता जो किया था चतुर्थ बौद्ध संगति में वो किया था वसुमित्र ने, है ना। अगले पॉइंट की बात करें, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। हम लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बौद्ध धर्म के दो अनुयायी थे बौद्ध धर्म को मानने वाले, एक थे हीनयान, दूसरा महायान। और ये इसमें से महायान संप्रदाय को मानने वाले जो थे उसमें से कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क किसके अंदर क्या चीज मानते थे? महायान संप्रदाय को फॉलो करते थे। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है, आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। देखो पिछले क्लास में यानी कल के क्लास में हम लोग जो पढ़े थे, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जो जारी किए थे वो किसने किया था? स्वर्ण सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने। और यहाँ पर कुषाण के समय में जो पढ़ रहे हैं, भारत में भारी संख्या में, ज्यादा संख्या में स्वर्ण सिक्के जो जारी किए वो किसने किए थे? कनिष्क के यानी कुषाण के शासन काल में कनिष्क ने किया था। क्लियर है? आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है ना। और वैसे स्वर्ण मुद्रा की बात करेगा तो वो हम लोग गुप्त काल में भी पढ़ेंगे, है ना। अगले पॉइंट की बात करें, कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। यहां भी प्रश्न बनेगा, कनिष्क का जो राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था वो क्या था? चरक था। आपको सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कनिष्क के दरबार में राजवैद्य या आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन रहते थे? चरक। और इसी चरक ने एक प्रसिद्ध रचना किया है जिसका नाम है चरक संहिता। चरक ने एक प्रसिद्ध रचना किया है, कौन सी? चरक संहिता। अगले पॉइंट की बात करें, महाविभास सूत्र के रचनाकार, महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। अंडरलाइन कीजिए इस लाइन को। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है महाविभास सूत्र को। किसको कहा जाता है? महाविभास सूत्र को। और इस महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। क्लियर? महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। और इसी महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास सूत्र को। और इस महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। अगले पॉइंट की बात करें, कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष थे और इस अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण, देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का रामायण जो कहा जाता है वो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का रामायण किसको कहा जाता है? बुद्ध चरित्र। और इस बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष, है ना। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। और ये अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबारी कवि थे। क्लियर इतना? कनिष्क के राज दरबारी कवि कौन? अश्वघोष। और इसी अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना किया था और बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण माना जाता है। क्लियर है? बौद्ध धर्म का रामायण किसको कहते हैं? बुद्ध चरित्र को। और इस बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबारी कवि थे। क्लियर है इतना? अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है, वसुमित्र, पाशव, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे, है ना। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है, भारत का आइंस्टीन
भारत का जो आइंस्टीन कहा जाता है वो नागार्जुन को कहा जाता है। ये भी इसको भी अंडरलाइन कीजिए। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। आपको ये फिजिक्स का भी यहाँ सवाल बनेगा, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? नागार्जुन ने। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। और इसी नागार्जुन की एक पुस्तक है जो माध्यमिक सूत्र है ना। माध्यमिक सूत्र के अंदर ही इन्होंने क्या दिया है? सापेक्षता का सिद्धांत। आपको यहाँ से प्रश्न जो पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, बताइए आइंस्टीन, जो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन, इन्होंने किस पुस्तक के अंदर में सापेक्षता का सिद्धांत दिया है? तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? माध्यमिक सूत्र। क्या आंसर करेंगे? माध्यमिक सूत्र। ये माध्यमिक सूत्र जो पुस्तक है ये नागार्जुन के द्वारा रचित है। और नागार्जुन को हम लोग जानते हैं भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, जिन्होंने की सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। क्लियर है? अगले पॉइंट की बात करें, अगले पॉइंट में है कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश के संस्थापक कौन हुए? कुजुल कटफिसेस। और कुषाण वंश के सबसे प्रतापी, सबसे महान शासक जो हुआ वो कनिष्क हुआ। और कुषाण वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो वासुदेव हुआ। क्लियर है इतना? कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण के जो राजा थे उसको क्या कहा जाता था? देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। कुषाण के जो राजा थे उस कुषाण के राजा को क्या कहा जाता था? देवपुत्र। और ये जो देवपुत्र का उपाधि है कुषाणों ने किन से लिया था? चीनियों से लिया था, यानी चीन देश के शासकों से लिया था। अगले पॉइंट की बात करें, गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किनके शासनकाल में हुआ था? कुषाण वंश का जो महानतम शासक था कनिष्क, इन्हीं के शासनकाल में गंधार शैली और साथ में मथुरा शैली का भी विकास हुआ था। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण, रेशम मार्ग पर जो नियंत्रण रखे जाते थे उसमें सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो कौन था? कुषाण शासक था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों की सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग जो है ये मुख्य रूप से चीन देश से संबंधित है ना। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। क्लियर है इतना?